आज सत्य साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। हम आशा करते हैं अब कि भाजपा अपने एक विशेष विभाग जो है, जो कई खेल खेलता है, चालबाजी के और अन्य खेल, उस विभाग पे ताला लगाएगी। वो जो चीजें करते हैं जिससे विपक्ष के नेताओं को अनर्गल रूप से निशाना बनाया जाता है, उसको अब कुछ हद तक कम से कम थामेगी, अगर पूरी तरह से रोकती नहीं भी है तो। हम अब संसद में उत्सुकता से जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी को और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज सुनने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं और मोदी सरकार को बुनियादी मुद्दों पे जवाबदेही बनाना, ये आप फिर से देखेंगे संसद के अंदर। संसद के बाहर तो ये प्रक्रिया चली रही थी। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं, फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। चूंकि जैसा मैंने कहा, मैंने इसकी दलील की थी उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में, तो मैं कोई ज़्यादा वैल्यू जजमेंट बिना दिए आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि कितना अजीबोगरीब ये संदर्भ था, जिसमें एक 100 वर्ष से ज़्यादा, 125 वर्ष से ज़्यादा पुरानी राजनीतिक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र से एक प्रकार से इफेक्टिवली, जब तक कि वो कन्विक्शन एक्विटल न बने, निष्कासित कर दिया था राजनीतिक जीवन से, जहाँ तक संसद का राजनीतिक जीवन का सवाल है। और मैं उसी रूप में आपके सामने वो 6-7 मुद्दे संक्षिप्त में बिंदु के हिसाब से वर्णित करूँगा, जिसके आधार पर आज दलील हुई और जिसके आधार पर हम समझते हैं कि कानून में माकूल स्टे ऑफ कन्विक्शन मिला। नंबर 1, आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लिखित है, जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो पृष्ठ 326 में देख सकते हैं, कि लोग कहते हैं कि साहब ये समुदाय जिसका पूरे समुदाय का मानहानि अपमान हुआ है, वो 13 करोड़ का समुदाय है। और उस 13 करोड़ में दूसरा वाक्य कहता है कि कम से कम 10 कास्ट और सब कास्ट हैं, उसकी सूची दे रखी है। और तीसरा वाक्य कहता है कि ये सब कास्ट और सब कास्ट समान नहीं है। लेकिन चौथे वाक्य में कहते हैं कि जब माननीय राहुल गांधी ने ये वाक्य बोला, तो ये पूरा 13 करोड़ का समुदाय, उसका कोई भी व्यक्ति उठकर ऐसी याचिका डाल सकता है। ये पहला, और ये उस कानून, उस सिद्धांत के विरुद्ध है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है बार बार, एक केस का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, दूसरे केस का नाम है नरसिम्हन, कि आप ऐसी मानहानि की याचिका सिर्फ एक आइडेंटिफाइड, फ्रोजन, लिमिटेड, सर्कमस्क्राइब्ड क्लास, एक ऐसा वर्ग जिसको आप परिभाषित कर सकें, उसके विरुद्ध वही वर्ग उठ सकता है। दैट इज, हमने पहला मुद्दा उठाया। दूसरा मुद्दा, माननीय उच्च न्यायालय ने एक बड़ा अजीबोगरीब वाक्य दिया है, पूरा एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिखा है, जो ये दोनों चीजें आज तक नहीं हुई, 13 करोड़ वाली भी और जो अब मैं बोलने जा रहा हूं। कहा है कि भाई ये मॉरल टर्पिट्यूड भी है, अत्यंत गंभीर है, अत्यंत भर्त्सना योग्य ऑफेंस है। तो मैंने विनम्रता से कहा उच्चतम न्यायालय को कि माननीय न्यायाधीश साहब, आज तक हमने ये नहीं सुना कि जिस ऑफेंस का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पनिशमेंट 2 वर्ष हो, उसको मॉरल टर्पिट्यूड भी कह दो और गंभीर भी कह दो और भर्त्सना योग्य भी कह दो। फिर हमने बताया कि इस पूरे आईपीसी में, जिसमें के सैकड़ों ऑफेंसेस हैं, उनमें 22 ऐसे प्रावधान हैं, जिसमें सिर्फ 22 जिसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। उन 22 में से एक है ये प्रावधान मानहानि वाला। तो विधायिका ने तो कभी समझा नहीं इसको इतना गंभीर। आप जो याचक हैं, कंप्लेनेंट है, उन्होंने बहुत ज्यादा गंभीर बोल दिया और उसके ऊपर उच्च न्यायालय ने लिख दिया। तीसरा, ये बेलेबल है। बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि बेल मिल जाए, बेल मतलब होता है कि बिना कोर्ट जाए
आपको पुलिस बेल दे सकती है। ये सिर्फ कम जघन्य अपराधों के लिए ऐसा प्रावधान होता है। नंबर 4 नॉन कॉग्निजेबल है। जैसा आप जानते हैं कि थोड़ा भी ज़्यादा अगर गंभीर या जघन्य अपराध है तो पुलिस अफसर बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब होता है वो अपराध जो कम जघन्य हैं, कम गंभीर हैं, उसमें आपको वारंट चाहिए, आप जाके किसी को पकड़ नहीं सकते। और उसके ऊपर कंपाउंडेबल दो तरह के होते हैं। एक होता है कि अगर हमारा झगड़ा हुआ तो हमने प्राइवेटली कंपाउंड कर लिया, दो निजी रूप से इंडिविजुअल ने, स्टेट नहीं आता उसमें कहीं। दूसरा होता है कि आपको स्टेट की अनुमति चाहिए, स्टेट वाले ज़्यादा जघन्य, ज़्यादा गंभीर अपराध होते हैं। तो ये अपराध कंपाउंडेबल है दो निजी व्यक्ति विशेष के बीच में। तो हमने पूछा कि आज तक कभी नहीं हुआ कि आपने जघन्य भी बोल दिया, भर्त्सना योग भी बोल दिया और गंभीर भी बोल दिया, एक ऐसी चीज़ के बारे में जो अवेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है, 2 वर्ष का है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। तीसरा, 13 करोड़ का समुदाय मानहानि कोई एक व्यक्ति कर सकता है। ये कानून उच्च न्यायालय ने बताया आपको, हमको सिखाया है नया। कोई अमुक व्यक्ति, केरला से कश्मीर, असम से गुजरात, लेकिन साथ साथ ये पूछा आपने हमारी चार्ट में 13 ऐसे केसेस हैं। ऐसा कैसे हुआ भैया कि सभी की सभी 13 केसेस उस 13 करोड़ के समुदाय में से जो 13 केसेस फाइल हुए वो सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किए? ये अजीब सा समुदाय है जिसमें सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता ही जगते हैं कंप्लेनेंट के रूप में। ये हमारा तीसरा बिंदु था। चौथा बिंदु था कि आपने ये नहीं देखा कि अपने निर्णय में एक नया ऑफेंस डाल दिया है जो याचक ने भी नहीं कहा था। एक प्रावधान है 171G रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, उसमें यह है कि अगर 2 कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो एक दूसरे को किसी रूप से गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये लिख दिया है माननीय उच्च न्यायालय। लेकिन 171G तो न याचक का केस था न हमारा केस था, किसी ने रेज ही नहीं किया था। उसको पूरा ऑफेंस करके माननीय राहुल गांधी जी को दंडित भी कर दिया उस पैराग्राफ में। हमने ये सब बताया कि इससे मालूम होता है कि उच्च न्यायालय का निर्णय एक बिल्कुल गलत, विकृत इत्यादि निर्णय है और इसलिए इसको तुरंत स्टे करना चाहिए। इसके अलावा हमने कई और चीज़ें दी हैं जिनको मैं आपको तकनीकी रूप से नहीं बताऊंगा, सिवाय इसके कि जो मूल वाक्य है जो कि 3 पृष्ठ की राजनीतिक स्पीच में कोलार में 1.5 वाक्य या 3 लाइन का वाक्य बनता है, उसको सिद्ध करने के लिए जो एविडेंस एक्ट में एक सर्टिफिकेट चाहिए वो आज तक किसी ने उपलब्ध नहीं करवाया। तो प्राथमिक रूप से ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया श्री राहुल गांधी को, लेकिन स्पीच अभी तक कानूनी रूप से सिद्ध नहीं हुई है। जब स्पीच सिद्ध नहीं हुई तो वो याचक जिसने कंप्लेंट की थी, पूर्णेश्वर मोदी, वो गया हाई कोर्ट में अपने खुद की कंप्लेंट के विरुद्ध और अपनी खुद की कंप्लेंट को स्टे करवा दिया इस ग्राउंड पे कि मैं अभी और ढूंढ रहा हूं सामान, क्योंकि मैं अपनी वो स्पीच को, क्योंकि उसने स्पीच में एक न्यूज़पेपर प्रोड्यूस किया, कोई टेप नहीं प्रोड्यूस किया, खुद आंखों देखा हाल था नहीं क्योंकि जो याचक है वो था नहीं वहां पर स्पीच में, तो उसने कहा मुझे और टाइम चाहिए और अपनी ही कंप्लेंट पे स्टे ले लिया। 1.5 साल बाद जब उसने अपनी ही कंप्लेंट का स्टे हटाया और ये कन्विक्शन लिया तो ये नहीं बताया कि उस 1.5 साल में उसने नया क्या ढूंढा था जिस कारण से उसने स्टे लिया था। कोई नया तथ्य नहीं निकला था। तो एक प्रकार से कन्विक्शन दिया गया है एक ऐसी कंप्लेंट में जहां ये वाक्य सिद्ध ही नहीं हुआ है एविडेंस एक्ट के नियमों के अनुसार। जब ये दिखा कि ये सिद्ध नहीं हुआ है, न उसमें किसी आंखों देखा हाल है, न टेप है, टेप को आपने सर्टिफिकेट अंडर 65B के अनुसार सिद्ध नहीं किया है, इत्यादि इत्यादि। तो 5वां बिंदु, इन्होंने एक व्यक्ति को खड़ा किया, गणेश विज है उसका नाम, जो बीजेपी का काफी उच्च स्तर का कार्यकर्ता है, सांस्कृतिक विभाग का अध्यक्ष है। उसका नाम कंप्लेंट में नहीं है, उसका नाम विटनेस लिस्ट में नहीं है, वो कभी आगे आया नहीं। 1.25 साल कंप्लेंट के बाद, 1.25 साल होता है 1 महीना, 1 साल 9 महीना, उन्होंने इसको खड़ा कर दिया बीजेपी कार्यकर्ता को कि मैं वहां था खड़ा हुआ, मेरी आंखों देखी हाल है, मैंने स्पीच सुनी थी। तो जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में वर्थलेस विटनेस, उस विटनेस का कोई भी आप
उसके ऊपर आप आधारित नहीं कर सकते अपने कन्विक्शन को। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं। एक मुद्दा जो पूरी तरह से देखा भी नहीं उच्च न्यायालय ने, कि आप कब तक जो जन समुदाय है वायनाड का, उनको वंचित रखेंगे एक चुनावित व्यक्ति द्वारा। ये कानून में एक मुद्दा है, मैं सिर्फ राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, कानून में ये अहम मुद्दा माना जाता है कि क्यों आप कन्विक्शन स्टे करें। सातवां मुद्दा जिस पे बहुत अहमियत दी है, जो ऑर्डर में भी आप पढ़ेंगे शाम को जो ऑर्डर आएगा, तो हमने बहस की थी कि अगर 11 महीने 1 साल 11 महीने और 29 दिन का दंड होता तो पर्याप्त नहीं होता इस डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। यह आवश्यक है कि 2 साल का हो, नहीं तो डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होता। अब रोचक बात यह है कि 2 साल इस दंड के लिए मैक्सिमम है, और आज तक जिन लोगों को इसका अनुभव है वो जानते हैं कि 2 साल का कभी भी दंड जो मैक्सिमम पनिशमेंट होता है नहीं दिया गया है। लेकिन उसको छोड़िए, अगर आपको मैक्सिमम पनिशमेंट देना है दंड, तो जो आप सेंटेंसिंग की कार्रवाई कन्विक्शन की कार्रवाई से अलग होती है। मैं पहले कन्विक्ट कर दूंगा आपको, उसके बाद मेरे को अलग एक सुनवाई करनी होती है सेंटेंसिंग में। तो माननीय जज ने कहीं ये कोई कारण नहीं दिया, कोई औचित्य नहीं बताया कि क्यों हमने आपको 2 वर्ष का मैक्सिमम अधिकतम दंड दिया है। अगर उन्होंने कोई कारण नहीं बताया, 15 मिनट में सेंटेंसिंग, राहुल गांधी जी गए थे कोर्ट, तो अगर आप कारण नहीं बताओगे तो उसका आधार नहीं होगा, तो 2 वर्ष कैसे आपने लागू किए एक साथ। 8वां, उन्होंने कहा कि ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है। हमने चार्ट दिखाई, 13 केसेस में एक में भी कन्विक्ट नहीं हुए राहुल गांधी जी, एक में भी। सबके सब 13 केसेस बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा हैं। मैं आपको एक केस कार्यकर्ता द्वारा फाइल करके मैं कह दूंगा कन्विक्ट हो आप। एक 14वां केस है जिसपे कन्विक्ट नहीं हुए, राफेल का कंटेम्प्ट है, जहां मैं पेश हुआ था, वहां पर अपॉलॉजी मान्य है, वहां भी कन्विक्ट नहीं हुए। और वो राफेल वाला वक्तव्य 14 नवंबर 2019 का है। ये वक्तव्य जो कोलार में हुआ वो 14 अप्रैल 2019 का, 8 महीने पहले का है। तो आप कोलार के लिए कन्विक्ट नहीं कर सकते एक ऐसे वाक्य के आधार पर जो 8 महीने बाद हुआ। इस प्रकार के मैं आपको कई और मुद्दे दे सकता हूं। इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है ये बताना कि ये कन्विक्शन हमारा पूरा विश्वास और आशा है, हमारा हौसला है कि निकट भविष्य में ये कन्विक्शन एक्विटल में बदल जाएगा। अपील इसकी चल रही है, कन्विक्शन की बात कर रहा हूं। तब तक, जब तक ये चलती है, तब तक आप किसी व्यक्ति को डिस्क्वालिफिकेशन के आधार पर निष्कासित कैसे रख सकते हो, उनका स्थान रिक्त कैसे रख सकते हो, उनको जितने लोगों ने, आप जानते कितने लाख लोगों ने उनको चुनावित किया, उनको आप वंचित कैसे रख सकते हो इस पद से। और इसलिए बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस चाहती है कि ऐसे केस में आपको स्टे करना चाहिए। हमारी दलील मान के उन्होंने स्टे किया। अब अंतिम बात हिंदी में, अगर ज़रूरत होगी तो मैं संक्षेप में अंग्रेजी में बोल सकता हूँ। उसमें ऑर्डर जो शाम को आएगा उसमें उन्होंने 2 लाइन जरूर कही हैं कि अगर श्री राहुल गांधी को जो उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका आभास होता तो शायद वो और रिस्ट्रेंट रखते। इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें विनम्रता से कहना चाहूँगा। आप मूल मुद्दे की बात करिए, जो कन्विक्शन स्टे है उस पर आप बात नहीं करना चाहते हो, इसलिए आप ये 2 वाक्य को ऐसे पढ़ रहे हो जैसे कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ कहा है। मूल मुद्दा है कि आपने स्टे करना है कि नहीं कन्विक्शन को, और वो स्टे हो गया है। दूसरा जो ये जिक्र है इसका, उसमें ये लिखा है कि अगर ये राफेल वाला ऑर्डर पहले आया होता, ये तो हम दोनों की बात, मानी हुई बात है कि राफेल का ऑर्डर 8 महीने बाद आया था, तो इसलिए उसका कोई लागू होने का सवाल नहीं उठता। बार बार निचले कोर्ट्स में भी ये प्रयत्न किया गया, सीधे या परोक्ष रूप से, कि श्री राहुल गांधी माफ़ी मांगे। आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, निचले कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको उस पर राजनीतिक नंबर बनाने थे, आपको विकृत करना था, आपको पक्ष एक ऐसा रखना था कोर्ट के जनता के सामने जो गलत है। श्री राहुल गांधी ने बार बार कहा है कि वो सिद्धांत पे लड़े हैं। उनका बिल्कुल कोई रूप से ये इरादा नहीं था। इरादा वाला हमारा एक 8वां पॉइंट था कि जो प्रावधान है 499, उसमें इरादा चाहिए।
बद इरादा चाहिए, गलत इंटेंट चाहिए। और इसमें एक बड़ा रोचक वाक्य है एविडेंस वाले का कि मुझे राहुल गांधी के बद इरादे के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई संज्ञान नहीं है, ये लिखा है उन्होंने, कंप्लेनेंट ने। तो हमने ये कहा कि जब ये है सिचुएशन तो आपको किसी रूप से ये कन्विक्शन स्टैंड नहीं होना चाहिए। हमारी दलील मानी गई, पूरी तरह से बहस दूसरी तरफ से भी हुई थी, इसलिए ये बहुत ही संतुलित ऑर्डर है। जैसा मैंने कहा, ये विजय है लोकतंत्र गणतंत्र की, लोगों की, सिद्धांतों की, संविधान की और कानून की।